हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे, फ्रिक्शन जो टॉपिक थी, बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन में हमने आपको जो बता दिया था वो बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि फ्रिक्शन 3 टाइप का मैंने बेसिकली बताया था: स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। And kinetic friction is 2 type: rolling friction and sliding friction. But today we are going to study about a lawn roller easily for pulling. लॉन रोलर जो होता है उसको इजीली पुल करना अच्छा होता है अपेक्षाकृत पुश करने की। हमने आपको बताया, जो आपने लॉन रोलर की बात किया है, जो लॉन रोलर है उसको पुश करना इजी होता है, पुल करना टफ होता है। पुश करने में उसको ज़्यादा आपकी एनर्जी लॉस होगी, पुल करने में एनर्जी कम होगी। उसी को मैं प्रूव करूँगा। तो लॉन रोलर, सपोज ए लॉन रोलर, दिस इज लॉन रोलर विच स्टैंड ऑन ए सरफेस, लॉन सरफेस। Its weight W. This is the weight of the roller. This is the weight of the roller W. And when apply a force for pulling, अगर हम इसको पुल करने के लिए एक फोर्स अप्लाई करते हैं F, this have 2 components. If this angle is theta, this is theta, then this is the horizontal components and this is vertical components, but this parallel to this, so this components equal to this components. It is the reaction force. हमने बताया जो आप पुल कर गए हो किसी बॉडी को, रोलर को पुल करना इजी होता है, पुश करना टफ होता है। तो रोलर को जब आप पुल कर रहे हो, तो जब भी पुल करोगे तो उसका जो पुल करने का इंस्ट्रूमेंट्स है उसका पार्ट कैसे होगा। जो स्ट्रिंग लगा है, मान लीजिए सपोज करिए स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग तिरछा हो जाता है। तो यह मैंने स्ट्रिंग बता दिया। इसका फोर्स मैंने अप्लाई किया F, और इस F का, चूंकि यह थीटा एंगल पे अप्लाई हुआ है फोर्स, तो इस F के 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, अदर वर्टिकल कंपोनेंट्स। क्यों हम इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होगा क्या? अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की बात करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्यों है यह? बिकॉज यह थीटा से लगी हुई साइड है। अगर हम राइट ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल, सपोज दिस इज ट्रायंगल ABO, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos थीटा, सो दिस इज द cos थीटा, F cos थीटा, F cos थीटा, एंड दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट्स विच इक्वल टू द F sin थीटा। ओके, मैंने बताया आप रोलर को यदि पुश करते हो तो जो स्ट्रिंग होगा वह तिरछा होगा। जो फोर्स अप्लाई हो रहा है अब तिरछा अप्लाई हो रहा है, तो आपने इस फोर्स को अप्लाई किया, एंगल थीटा फॉर्म किया है। अगर एंगल थीटा फॉर्म हुआ है तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है, और यदि थीटा एंगल पे बेंट है तो इसके 2 कंपोनेंट्स होंगे। हर जगह मैंने पीछे भी बताया था, एक वर्टिकल कंपोनेंट्स, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। और इसको अगर आप पुश करके इस डायरेक्शन में ले जा रहे हो, डायरेक्शन अगर इसका यह है, तो इसका जो फ्रिक्शन होगा वह किस डायरेक्शन में होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन F के, क्योंकि रोलर चल रहा है इसलिए मैंने काइनेटिक फ्रिक्शन F के रखा। अब आपको जो मिलना है, जो वेट है, जो रोलर का वेट है, अगर हम इसका FBD बना दें तो जो रोलर का वेट यह W है नीचे होगा, और यह वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स माने F sin थीटा एंड रिएक्शन फोर्स सेम डायरेक्शन। तो W किससे बैलेंस हो रहा है? जो वेट है इसका, यह बैलेंस इन 2 टॉपिकों से हो रहा है। हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के किए, तो जो वेट हुआ वह किससे बैलेंस हुआ? F sin थीटा प्लस R से। तो लिखेंगे W इज इक्वल टू F sin थीटा plus reaction force R. But you know that the reaction force
reaction force always equal to the mu into, but you know R is equal to mu k means coefficient of the kinetic friction, mu k into Fk is equal to mu k into R, Fk is equal to mu k into R। अब इसके आगे जो वैल्यू में जो पुट करना है, अगर हम R की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लें, R की वैल्यू क्या मिलती है, Fk इज इक्वल टू म्यू के इंटू R मीन्स क्या होगा, अगर हम यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दिया तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट R इज इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड R इज इक्वल टू W माइनस F साइन थीटा। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, Fk इज इक्वल टू म्यू के इन ब्रैकेट W माइनस F साइन थीटा। यह फ्रिक्शनल फोर्स होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा जब आप रोलर को क्या कर रहे थे, पुल कर रहे थे। अगर अब हमें यह प्रूव करना है कि रोलर को पुल करना इजी होता है, पुश करना टफ होता है, तो मैंने आपको रोलर को पुल करते समय जो फ्रिक्शन पैदा हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स जो उत्पन्न हुआ, जो प्रोड्यूस हुआ फ्रिक्शनल फोर्स, वह म्यू के इन ब्रैकेट W माइनस F इंटू साइन थीटा। अब इसी का यदि हम रोलर को क्या करें, पुल करें, अभी तक तो मैंने रोलर को पुल किया, अब मैं इस रोलर को पुश कर रहा हूं। सपोज दिस इज रोलर एंड वेट इन डाउनवर्ड W, दिस इज द रिएक्शन फोर्स R एंड दिस इज द फोर्स अप्लाई ऑन पुलिंग द बॉडी, पुशिंग द बॉडी। बॉडी को यदि आपने पुश किया है तो यह फोर्स आपने अप्लाई किया है, दिस फोर्स इज F। Then F had two components. First components this angle be theta। So F जब हम इसको पुल कर रहे हैं तो बॉडी का इस डायरेक्शन में जो होगा कंपोनेंट्स या वर्टिकल होगा, और दिस कंपोनेंट्स भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स F का क्या होगा, F cos theta is equal to horizontal components of force and vertical components of force F sin theta। अब यह तो मैंने कंपोनेंट्स की बात कर दी। यदि कंपोनेंट्स को आपने देखा और रोलर को आपने क्या किया, पुश किया, तो रोलर को जब आपने पुश किया है उस कंडीशन में जो यह BD बनता है, सपोज यह पॉइंट हुआ, नीचे की तरफ बॉडी का वेट है W, जब आपने पुश किया तो कौन सा कंपोनेंट नीचे वर्क कर रहा है, यह वर्क कर रहा है F साइन थीटा, और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, रिएक्शन फोर्स R। तो जो रिएक्शन फोर्स से बैलेंस होता है वेट और प्लस F साइन थीटा। सो रिएक्शन फोर्स R इज इक्वल टू W प्लस F साइन थीटा, W plus F sin theta, but the kinetic friction Fk is equal to mu k into R, putting the value of R in equation second में मैं रिएक्शन फोर्स की वैल्यू पुट करता हूं, तो म्यू के W plus F sin theta is equal to Fk। अब इक्वेशन B एंड इक्वेशन A एंड इक्वेशन B का कंपेयर कराइए। तो A में देख रहे हैं जो काइनेटिक फ्रिक्शन वो W माइनस F साइन थीटा है, W से F साइन थीटा को मैंने माइनस किया है, इसका मतलब लेस हुआ है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है काइनेटिक फ्रिक्शन है वो लेस हुआ है, और यहाँ पे ऐड किया है तो इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन इंक्रीज किया है। तो आप कहोगे कि जब हम बॉडी को पुश करते हैं उस समय काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और जब पुल करते हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मिनिमम होती है। तो मतलब रोलर को खींचना आसान है या धकेलना, माने रोलर को पुश करना इजी है या पुल करना इजी है, तो आप कहेंगे रोलर को जो है पुल करना इजी है। अगर आप रोलर को पुल करते हो तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वह कम हो जाता है।
तो काइनेटिक फ्रिक्शन कम हो जाएगा, तो किसी भी रोलर को आपको खींचना आसान होता है, उसको धकेलना टफ होता है। तो हमने आपको बता दिया कि कैसे काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा। इसी टॉपिक में अगली टॉपिक है आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स पीछे के लेक्चर में बताया था, प्लेन मोशन जब मैं पढ़ा रहा था उस समय मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स पे चर्चा किया था। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या है? व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन? व्हेन अ बॉडी रोटेट एट द सर्कुलर पाथ with uniform speed, then a acceleration produced which direction towards the center, it is called the centripetal acceleration। मैंने कहा जब कोई बॉडी सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, तो बॉडी जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो बॉडी के सेंटर की तरफ, इधर बॉडी के सेंटर की तरफ एक एक्सीलरेशन क्यों प्रोड्यूस होता है? यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। यूनिफॉर्म स्पीड क्यों है? क्यों यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है? यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मतलब है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है तो स्पीड तो यूनिफॉर्म हो सकती है सर्कुलर मोशन करते समय, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन, चूंकि वेलोसिटी जो होता है वह डायरेक्ट वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? चेंज होगी। तो बार बार डायरेक्शन चेंज होने के नाते बॉडी की वेलोसिटी में चेंजिंग होगी। बॉडी की वेलोसिटी में चेंजिंग होने के कारण उसमें एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, और उस एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होगी? टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ। इस एक्सीलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। और जब सेंटर की तरफ एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा तो एक फोर्स अप्लाई होता है, उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट फोर्स अप्लाई टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, वह फोर्स जो सर्कुलर मोशन करती हुई बॉडी के सेंटर की तरफ अप्लाई होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सपोज एक स्ट्रिंग से हमने कंकड़ को बांध के घुमाना चालू किया, तो कंकड़ घूमता है बहुत तेजी के साथ। उस कंडीशन में जो हमारी फिंगर है उसकी तरफ कौन सा फोर्स उस स्ट्रिंग पे अप्लाई हुआ? सेंट्रीपिटल। लेकिन कभी भी कोई बॉडी, हमेशा एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, बॉडी सेंट्रीपिटल फोर्स कब अप्लाई होगा? बॉडी हमेशा लीनियर, कोई भी हो स्ट्रेट चलना चाहता है, लीनियर चलना चाहता है, कोई भी बॉडी स्ट्रेट चलेगी, लेकिन तब तक इसके नीचे की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होता है और बॉडी मूव कर जाती है। फिर बॉडी सीधे चलती है, फिर सेंटर की तरफ फोर्स अप्लाई होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसे ही बॉडी सर्कुलर मोशन कर जाती है। और यदि बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो हमें मालूम है थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ से हमेशा फोर्स पेयर में अप्लाई होता है। तो जब इस बॉडी के सेंटर की तरफ, बॉडी के सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो पक्के तौर पे इसके बाहर की तरफ एक फोर्स अप्लाई होता होगा, उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? जब बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो बॉडी के सेंटर की तरफ अप्लाई होने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसके बाहर की तरफ जो फोर्स अप्लाई होता है वह सेंट्रीफ्यूगल होता है। तो किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए दो फोर्स जिम्मेदार है, दो फोर्स की जरूरत पड़ती है। कौन कौन सा? सेंट्रीपिटल का और सेंट्रीफ्यूगल का। मैं एक दिन चर्चा कर रहा था कि आप कभी सर्कस देखने अगर गए हों तो सर्कस में मौत के कुएं में जो बाइक चलाता है वह आदमी कैसे बाइक चलाते हुए ऊपर चढ़ता है? तो आप उसमें किसी भी पिकअप गाड़ी का इस्तेमाल करते हो चलाने के लिए बाइक को, तो जब बाइक पहले तेजी के साथ नीचे चलाते हैं आप, और जब वह एक कांस्टेंट स्पीड आप उसको पकड़ा देते हैं, तो कांस्टेंट स्पीड के बाद आप हल्का सा उसका जो व्हील होता है, जो चक्का होता है, उसको तिरछा करते हैं। तो अब बॉडी जब सर्कुलर मोशन क्यों करेंगे? क्योंकि वॉल की तरफ उसके एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, लेकिन उसके सेंटर की तरफ, कुएं के नीचे की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा। तो जैसे ही यह बॉडी, जैसे यह बाइक है और यहां से चलना प्रारंभ की, तो यह सेंट्रीफ्यूगल कारण वॉल की तरफ जाती है, लेकिन सेंटर के कारण यह रोटेट हो जाती है। फिर सेंट्रीफ्यूगल कारण दूर जाना चाहती है, फिर सेंटर की तरफ मूव हो जाती है, और इस तरह वह बाइक चलाने वाला ऊपर तक क्या होता है? मौत के कुएं में चलाता है। तो किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए हमें दो टॉपिक की जरूरत पड़ती है। नंबर एक सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो कभी भी सर्कुलर मोशन बॉडी का तभी होगा जब बॉडी सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों अप्लाई करेगी। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल क्लियर हुआ। तो व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? तो जब बॉडी सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करती है तो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है। बट यू नो दैट द फोर्स F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, mass into acceleration, but acceleration is centripetal acceleration, so we can write a small c.
AC is equal to V square upon R. So put the value in equation first. F is equal to m, AC की वैल्यू मैंने कितना कहा पुट करिए आप, V स्क्वायर अपॉन R. तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो गया, mv स्क्वायर अपॉन R. And other formula you know that V is equal to R into omega, where R is the radius of circle and omega is the angular velocity. R radius and omega is the angular velocity. So we can write F is equal to m. V means R into omega whole square upon R. F is equal to m R square omega square upon R. इस R का एक और कैंसिल हुआ तो सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू m R ओमेगा स्क्वायर, और इसकी भी यूनिट वही होती है न्यूटन. डायमेंशनल फार्मूला वही होता है mLT-2. कोई भी फोर्स हो, कहीं भी अप्लाई हो रहा हो, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला सेम, यूनिट सेम. तो डायमेंशनल फार्मूला mLT-2 और इसका जो आपको मैंने बताया क्या होता है यूनिट, न्यूटन. एसआई सिस्टम में तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बताएंगे, व्हेन अ बॉडी रोटेट एट द सर्कुलर पाथ देन अप्लाई अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सेंट्रीपिटल फोर्स का क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट. तो हम चलते हैं अब आगे. अब यदि बॉडी सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करती है और बॉडी में यदि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, और तो आपने देखा होगा कभी भी रोड पे चलिए, अगर रोड पे आपको लेफ्ट टर्न होता है तो जो भी हाईवे बना होगा वो लेफ्ट की तरफ स्लोप दे दिया गया है. क्या रीजन इसका होता है, क्यों स्लोप दिया जाता है, या आपसे रीजन पूछा जा सकता है. क्या रीजन है कि सन के अराउंड अर्थ रोटेट करती है, तो सन के अराउंड अर्थ का रोटेशन क्यों होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के नाते. सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बैलेंस में है, इसलिए अर्थ जो होता है सन के अराउंड क्या करती रहती है, रोटेशन करती रहती है. उसी तरह आपके न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रोटेशन करता है, उसमें भी सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों अप्लाई होता है. तो मतलब जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगी तो उसमें दो तरह के फोर्स अप्लाई होते हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल. तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ मैंने बताया था कि फोर्स हमेशा पेयर में अप्लाई होता है, वो फिर यहाँ फॉलो हुआ. माने कभी भी फोर्स अकेले नहीं चलता, जब भी फोर्स अप्लाई होता है पेयर में होता है. तो सर्कुलर मोशन में कौन सा पेयर अप्लाई हुआ, सेंट्रीपिटल का और सेंट्रीफ्यूगल का. अब हम चल रहे हैं आगे की कॉन्सेप्ट पे कि जब कोई कार रोड पे टर्न करती है उस कंडीशन में उस पे कितना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा या सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, इसको अगले वीडियो में